बट क्वांट के थ्रू चूंकि ये साइंटिफिक मेथड आप लगाया कि भाई हमारे लिए सब बराबर है, सब बराबर है। जो यूपीएससी क्लियर करेगा वो आईएएस बनेगा। एक हमको आप नैरेटिव एक्सप्लेन करिए, वर्ड है, और एक दूसरा है बाप इन्वेस्टिंग, बाई एट एनी प्राइस, ये क्या है? रियल एस्टेट में नहीं आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बाप। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ माय एग्जिट रूट। अब ये जो गुल्लक आया है, ये हमने गुल्लक एज अ ब्रांड नेम इसलिए फॉर्म किया क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को सेम चीज़ देना चाहते थे, ऑफर करना चाहते थे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हमसे पूछते थे कि आप काम क्या करते हो। जब हम बताते थे स्टॉक मार्केट में तो बोलते थे यार हमारा भी पैसा मैनेज करो, 1-2 लाख हैं, 5 लाख हैं, ये मैनेज करो। एसटी और गुल्लक को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था। अभी हम ऑलमोस्ट 400 करोड़ उसमें मैनेज कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स इन दैट। मोर देन 15,000 हमारे कस्टमर्स हैं उसमें। पैसा बनाना आसान है कि बहुत कठिन है? वॉरेन बफे ने ये बोला है कि ये रूल्स जो हैं पैसा बनाने के, ये इजी हैं। रूल्स को समझना इजी है, उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हमारे जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, आप 9:15 बजे उनका चेहरा देखिएगा और 3:30 बजे आप बता देंगे कि आज इसको नुकसान हुआ कि नहीं। वो मुंह लटका रहता है 3:30 बजे, गुस्से में रहते हैं, बात ढंग से नहीं करते क्योंकि दिन भर में नुकसान तो हो गया। ये जब और ये किसी ने इतना खुश है कि आज तो पार्टी। मैं जिस टाइप का रिस्क लेता हूँ, मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लूँ इन्वेस्टिंग डिसीजंस में। ठीक है, बहुत रिस्की बेट्स मेरे को लेना पसंद है। बट आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपको क्या पैसा अट्रैक्ट कर रहा था? क्या बहुत पैसे वाली चीज़ है इसमें आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं खास तरीके के पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे बात करने वाला हूं। आपने एक टर्म बहुत सुना होगा, क्वांट और फैक्टर बेस्ड। क्या होता है ये? क्या इससे वाकई आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है? क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आप उसमें देखते हैं। क्या वो सारे आप इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं? क्या अपने इमोशनल बायस को आप अलग कर पाते हैं? शायद इसका सोल्यूशन क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में है। इसीलिए मैंने आज खास मेहमान को बुलाया, विवेक शर्मा जी को। विवेक शर्मा जी HC के और गुल्लक के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत लंबा तजुर्बा है और IIT से पढ़ाई की है। तो मैं आजकल ये बहुत खास ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे हमारे गेस्ट जो होते हैं वो IITians हैं और अब इन्वेस्टमेंट में आ गए हैं। तो उनसे समझूंगा कि इस तरीके की जो जर्नी है इन्वेस्टिंग की, उससे क्या फ़ायदा होता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हल किया जा सकता है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्वांट एक बड़ा फैशनेबल वर्ड है आज के ज़माने में। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए और आप उसको चला रहे हैं। 2 प्रोडक्ट आपके हैं इसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो बिल्कुल ब्लंटली बताइए, ये क्वांट होता क्या है? तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। तो क्वांट बेसिकली मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ओके। तो रूल के बेसिस पे आप एक पहले कुछ रूल्स बना लेते हैं और उसके बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ये ब्रॉडली यही होता है क्वांट में। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, मान लीजिए IIT का ही एग्ज़ाम ले लीजिए कि जिसमें रफली 1 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं और मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से 5,000 बच्चे हैं इनमें से जो सेलेक्ट हो सकते हैं, जो अच्छा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो अभी आजकल क्या है कि डेटा, हर चीज़ का डेटा आपको मिल जाता है। तो एक चीज़ तो सिंपल आपके दिमाग में आएगी कि लेट्स से मैं उनका इंटेलिजेंस या IQ लेवल जो होता है वो देखूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके उनके सारा IQ लेवल का डेटा है आपका, तो आप टॉप 5,000 जो IQ लेवल वाले बच्चे हैं आप उनको उठा के बोलोगे कि मेरे हिसाब से ये 5,000 सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो एक वो फैक्टर हो गया, उनका IQ इज़ वन फैक्टर विच विल हेल्प यू डिसाइड कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैसा करेंगे। बट क्या वो सिर्फ वही एक फैक्टर है? ऑब्वियसली नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, उन्होंने कितनी तैयारी की है, मान लीजिए कितने घंटे उन्होंने दिन में प्रिपरेशन की है, कितने लंबे टाइम से वो करते आ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, या फिर उनको किस टाइप का कोचिंग किस टाइप की मिली है। तो अगर इस सब का डेटा आपके पास है तो आप इन सब डेटा को भी देखना चाहोगे पहले कि कितने घंटे किसने तैयारी की है, लेट्स से वो डेटा भी है आपके पास। दूसरा कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट, मान लीजिए उसको आपने क्वांटिफाई कर दिया, डेटा में रिप्रेजेंट कर दिया कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट कैसा है, उससे भी टॉप 5,000 निकालोगे। तो ये
मल्टीपल फैक्टर्स हो गए, ये अलग अलग फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई अगर एक बच्चा है वो कैसा करेगा एग्ज़ाम में। तो ये रूल बेस्ड फ्रेमवर्क आप बना सकते हो जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो 5,000। अब ज़रूरी नहीं है कि वही 5,000 सेलेक्ट होंगे, बट अगर आपके पास ये सारा डेटा है तो आपके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो बेसिकली कि एक फिल्टर है ये, बेसिक, हाँ, कि आपने 3-4 तरीके के रूल्स बनाए कि फ़िल्टर आउट करो, सिफ्ट करो लोगों को, फिर उसमें से जो बचे उसमें एक रूल, जैसे मान लीजिए 4 रूल आपने बनाए, तो धीरे 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 करके आपके पास क्रीम बची। क्रीम बच जाएगा। अब उस अब क्रीम से मक्खन और घी बनाना है। एग्जैक्टली तो अब वो जो 5,000 है, ज़रूरी नहीं है वो वही 5,000 सेलेक्ट होंगे, बट आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो यार 5,000 में से 4-4,500 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा डिसाइड करने का कि कैसे आप पिक करो। सिमिलरली स्टॉक्स में भी यही होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। फैक्टर्स कुड भी एक बहुत सिंपल सा फैक्टर बहुत इंट्यूटिव है कि इनसाइडर्स जो मैनेजमेंट है या प्रमोटर्स हैं वो अगर स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, राइट, कि ये स्टॉक कैसा कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक वही फैक्टर है? ऑब्वियसली नहीं। एक फैक्टर हम बहुत सारे यही फैक्टर की रिसर्च करते हैं हम, तो एक और फैक्टर होता है इंडेक्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ठीक है, कि इंडेक्स में अगर कोई एक स्टॉक सेलेक्ट होने वाला है, मान लीजिए निफ्टी 50 में, तो सारे इंडेक्स उसे बाय करना ही होगा। तो उसमें एक हल्का सा बायस होता है, अपवर्ड बायस, या फिर कोई एक्सक्लूड हो रहा है तो उसमें एक नेगेटिव बायस होता है। तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही उनके फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं कि उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी कि कैश फ्लो है, कैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है, या अर्निंग्स पर शेयर हैं वो किस स्पेस पे ग्रो हो रही हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं। और बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस, कि प्राइस कितना जल्दी ऊपर जा रहा है। ये एक मोमेंटम फैक्टर, आपने सुना होगा मोमेंटम काफ़ी। तो बेसिकली आपने मान लीजिए 100 का एक पैरामीटर है, उसमें आपने फैक्टर्स बनाए कुछ जो उसमें डाले और कुछ आप टेक्निकल डालेंगे। तो टेक्निकल वाला भी समझते हैं। पहले फैक्टर्स में मान लीजिए आपने 5, 8, 10 जो भी कि साहब ये फैक्टर्स स्टॉक सिलेक्शन में मैटर करते हैं। हाँ, यानी आप प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ें अगर हमने इसमें डाल दी या वीड आउट कर दी तो इसकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। गारंटी तो फिर भी नहीं है, गारंटी कभी किसी नहीं चीज़ की नहीं होती है। इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने फैक्टर डाले। हाँ जी। तो पहले ये फैक्टर्स में लेते हैं। तो 100 नंबर का मान लीजिए पर्चा है फैक्टर वाला, तो एक फैक्टर को आप उसमें कितना वेटेज देते हैं? मान लीजिए प्रमोटर बाइंग वाला ही फैक्टर हाँ, है या इंडेक्स तो इंक्लूजन वाला। अब ये चीज़ होती है कि मार्केट में सेकंड लेवल पे पहले तो हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए। अगर मैं सारे फैक्टर्स यूज़ करूंगा तो मेरे को एक मार्केट रिटर्न्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब होता है कि रेजीम एक सेकंड लेवल पे जाते हैं कि सारे फैक्टर्स हमेशा काम नहीं करते। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रोइंग मार्केट में काम करते हैं। मार्केट जब ऊपर जा रही है तो तब आप मैक्सिमाइज़ करने का ट्राई करते हो अपने रिटर्न्स को। जब मार्केट नीचे जा रही है तो आप ये नहीं देखते कि मेरे को प्रॉफिट बनाना है, उस टाइम आप देखते हो कि मेरा लॉस कम से कम कितना हो, है ना। तो उस टाइम अलग फैक्टर्स, थोड़े डिफेंसिव फैक्टर्स हो जाते हैं। तो आप हिस्टोरिकली फिर से जाके देखते हो कि ग्रोइंग मार्केट्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दोज आर लाइकली टू वर्क मोर। अगेन गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्रोइंग मार्केट में वर्सेस फ्लैटिश मार्केट में वर्सेस एक फॉलिंग मार्केट में। तो आप ये स्टडी करते हो कि ग्रोइंग मार्केट में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्रोथ एक फैक्टर है या मोमेंटम फैक्टर है, कि ग्रोइंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप सेम फैक्टर गिरती हुई मार्केट में यूज़ करोगे तब उससे सबसे ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए फिर सेकेंड लेवल पे आता है कि किस टाइप की मार्केट में आप कैसे फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो। तो फैक्टर सिलेक्शन इसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन मार्केट रजीम, कि ये मार्केट रजीम में कौन सा फैक्टर काम करेगा। आप फिर 100 फैक्टर्स में से, अभी मान लीजिए ग्रोइंग मार्केट है तो मैंने 5-7 फैक्टर्स निकाल लिए कि इन 100 में से 5-7 अभी मैं यूज़ करूँगा। फिर उन 5-7 का एक तो बेसिक है कि आप सबको इक्वल वेटेज दे दो, या फिर आप ये देखो कि इस टाइप की मार्केट में हिस्टोरिकली जो हम करते हैं कि डेटा एनालिसिस होता है, कि पैटर्न रिकग्निशन एक टर्म है, कि हिस्टोरिकली ये पैटर्न कब कब रिपीट हुआ था और अभी जो मार्केट है किस टाइप का पैटर्न रिपीट हो सकता है।
उसके बेसिस पे मैं ट्राई करूंगा कि अभी मोमेंटम को इतना वेटेज देना है, ग्रोथ को इतना, या और दूसरे फैक्टर्स को कितना कितना वेटेज दूँ। तो वो पैटर्न रिकग्निशन जो हिस्टोरिकल डेटा हम लेके देखते हैं उससे हमें आइडिया लगता है। अगेन इट्स नॉट 100%, बट प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो जाती है। तो पहले तो मेगा ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हाँ जी। राइजिंग चैनल पे है या फॉल में है। हाँ। फिर जो फैक्टर्स हैं उसमें कुछ राइजिंग में बहुत बढ़िया करेंगे, वही फैक्टर डाउनफॉल में नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। एग्रीड। तो ये फैक्टर सिलेक्शन कर लिया, उसमें से हम इक्वल वेटेज में या किसी में ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्वांट का है टेक्निकल वाला। तो मान लीजिए 100 नंबर का आपका क्वांट बना, उसमें कितना आप ये फैक्टर लें, कितना टेक्निकल फंडामेंटल, क्या रेशियो होगा? तो इसमें क्या होता है ना, जो एक हमारा ट्रेडिशनल वे है कि एनालिस्ट होते हैं, फंड मैनेजर होता है, वो स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, सेक्टर्स को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो वो वाला जो एनालिसिस होता है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और धीरे धीरे डेटा आ रहा है। मान लीजिए आपने एक कंपनी या एक सेक्टर पे बेट ली, तो आपको कैसे पता लगेगा? एक तो स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, बट उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? रिजल्ट्स आपको क्वार्टरली ही मिलते हैं, उससे पहले आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो हमारे टेक्निकल फैक्टर्स जो हम बोलते हैं कि जो प्राइस और वॉल्यूम ड्रिवन होते हैं मोस्टली, वो तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल फैक्टर्स देख रहे हो तो आपको क्वार्टर में एक बार ही वो डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी क्वांट मॉडल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम वेटेज जो दिया जाता है वो टेक्निकल फैक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो रफली जैसे हमारे मॉडल्स में, हमारी कंपनी जो मॉडल्स बिल्ड करती है उसमें आप ये मान लीजिए कि रफली 75% वेटेज जो होगा वो टेक्निकल का होगा, 25% होता है वेटेज फंडामेंटल्स का। अब इसमें सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ कुछ फंडामेंटल्स को ज़ीरो इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल्स को देते हैं, और कुछ कुछ लोग हैं जो फंडामेंटल्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे जो हमने मॉडल्स बनाए हैं उसमें रफली 75 टेक्निकल्स को और 25% फंडामेंटल्स का। विद इन क्वांट भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। हाँ जी, देखिए एक जैसे क्वांट में भी एक बहुत मोमेंटम जैसे एक बहुत सबसे पॉपुलर फैक्टर है। मोमेंटम क्या है कि जो स्टॉक जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उसके चांसेस बढ़ने के उतने ही ज़्यादा हैं, तो ये मोमेंटम फैक्टर हो गया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैं जैसे ही इसको डिफ़ाइन करूँगा इस फैक्टर को, और कोई और फंड मैनेजर डिफ़ाइन करेगा, हम दोनों की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मैं बोलता हूँ कि मैं पिछले 3 महीने का डेटा लेके रिटर्न्स देखूंगा, और जिसके सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है। कोई और बोल सकता है कि नहीं मेरे को लगता है 3 महीने नहीं, मैं 6 महीने का डेटा लूँगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम काफ़ी सारे वेरिएशंस कर देते हैं। वो मोस्टली मैथमेटिकल जिम्नास्टिक्स होती है ना, और कुछ नहीं है। बट हम अपनी अपनी तरह से ट्राई कर रहे हैं डिफ़ाइन करने का कि मोमेंटम को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, या फिर वैल्यू में क्या करते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पिक करते हैं। वैल्यू एज अ फैक्टर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो हम ये देखते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, हम उसमें पोजीशन लेने का ट्राई करते हैं, राइट। लेकिन आप अगर 2 फंड मैनेजर से पूछो तो उन दोनों के पैरामीटर्स, हाउ दे अराइव एट कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, वो फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा। तो इसीलिए क्वांट मैनेजर्स में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है, द वे दे अराइव एट कि वो एक स्पेसिफिक फैक्टर को भी जैसे वो डिफाइन करते हैं ना, उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो क्या जो जनरली जो फंड मैनेजर्स वगैरह अपने स्टॉक सिलेक्शन ले रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग अब क्वांट यूज़ कर रहे हैं, या अभी भी लोग पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे? मेरे को लगता है इसमें 3 हैं। एक तो फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो प्योर डिस्क्रिशनरी हैं एंड हु हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को यही करना है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, आई विल स्टिक टू इट। दूसरी तरफ हैं जो हमारे टाइप के फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने पिछले 5-7 सालों में स्टार्ट किया है, बट उनका स्ट्रेंथ है डेटा एनालिटिक्स, क्वांट इज़ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं जो बीच में जो पुराने फंड मैनेजर्स थे, वो ट्राई कर रहे हैं अपने आप को री इन्वेंट करने का, कि वो अपनी पुरानी एक्सपर्टीज़ भी ले रहे हैं प्लस उसमें क्वांट भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हर एक तरह के फंड मैनेजर्स हैं। ये बताइए, जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये एक फ्रेज़ चलता है मार्केट में भी, ऐसा होता है स्टॉक में भी कि उस पैटर्न उसका जो है वो रिपीट करेगा। क्वांट का बेस क्या यही है? मोस्टली यही है
कि वो रिपीट करेगा, जो हिस्ट्री में पैटर्न्स जो बने हुए हैं उसको वो रिपीट करेगा। वंस इन अ वाइल क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा डिसलोकेशन हो जाता है मार्केट में, मान लीजिए जैसे कोविड में हुआ। अब कोविड में क्या हुआ है कि इस टाइप का पैटर्न पहले कभी नहीं हुआ होगा। कोविड वॉज अ वेरी न्यू थिंग फॉर एवरीवन, राइट? तो उन केसेस में क्वांट, मेरे को लगता है कि जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर्स, आई थिंक वहाँ पे उनका थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि कोई भी चीज़ जो एकदम नई हो रही है मार्केट में, पहले नहीं हुई है, तब जो एक ह्यूमन फंड मैनेजर हैं उनका एडवांटेज है। बट इन मोस्ट ऑफ द अदर टाइम्स, 90% अदर टाइम्स जो रहते हैं, उसमें मेरे को लगता है कि जो एक क्वांट है उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा एज है। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे आप गूगल मैप्स ले लीजिए, है ना, आपको कहीं भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो आप, पुराना तरीका क्या था कि आपको जो गया होगा आप उससे थोड़ा पूछ लेंगे कि यार रास्ता मेरे को आप बता दो, या फिर बीच में आप रास्ता भूल गए तो आप किसी रास्ते में किसी से पूछ लोगे, ठीक है। और एक नया तरीका ये है कि जिसके पास डेटा है, गूगल मैप्स के पास सारा डेटा है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्टेस्ट रूट कौन सा है, आप ये रास्ता लीजिए। तो वो डेटा को आप यूज़ कर रहे हो अपने डिसीजंस लेने में। तो क्वांट भी यही कर रहा है कि इतना सारा जो डेटा है मार्केट में, उसको मैं यूज़ करूँ, जल्दी यूज़ करूँ, और अपने डिसीजंस भी इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ले पाऊँ। इसीलिए क्वांट में एक और चीज़ होती है कि मैं बहुत जल्दी बाइंग या सेलिंग अपने डिसीजंस ले पाता हूँ क्वांट में। डिस्क्रिशनरी में उतना ज़्यादा चर्न नहीं होता है, उसमें अगर वो पोजीशन ले लेते हैं तो कुछ क्वार्टर्स के लिए तो एटलीस्ट बैठते हैं। शर्मा जी, क्या ये कहना ठीक होगा कि दरअसल जो ट्रेडिशनल फंड मैनेजर्स हैं या इंडिविजुअल लोग हैं जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल को भी इसमें एड्रेस कर रहे हैं, वो दरअसल कर तो क्वांट ही रहे हैं, लेकिन अब चूंकि क्वांट एक टर्म क्वाइन हो गया है, उसमें हम लोग ज़्यादा साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कोविड टाइम में लोअर सर्किट लगा, तो सारे पुराने जो धुरंधर फंड मैनेजर्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट वेटरन्स हैं, जायंट हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आता। जब भी मार्केट में 15-20% की बड़ी फॉल आए तो आप अपनी एफडी तोड़ के पैसा लगाओ। ऐसा इतिहास में बहुत बार हो चुका, 2008 में हुआ, 92 में हुआ, 20 में हुआ, 16 में हुआ। तो वो भी तो क्वांट ही है सर, रिपीट ही कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को। हाँ, वो भी क्वांट ही हैं। जैसे अभी हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, वैल्यू फैक्टर, तो वैल्यू फैक्टर ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ हमने इन्वेंट कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी फंड मैनेजर्स पुराने, जिनका स्टाइल था कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स निकाल के लाते थे, वो भी तो वैल्यू यूज़ करते थे। तो वो हम कुछ ऐसा नहीं है, उस सेंस में हम कुछ नया नहीं कर रहे, बट एक चीज़ साइंटिफिक तरीका, और प्लस हमारा कुछ बायस नहीं है। क्योंकि एक फंड मैनेजर अगर बहुत अच्छा है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पिक करने में, ठीक है, तो वो वैल्यू फैक्टर पे फोकस करके वही करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सारे फैक्टर्स हमेशा काम नहीं करते। अब वैल्यू फैक्टर भी क्या हो रहा था कि पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। एक पीरियड था 5-6 साल का, उससे पहले वैल्यू ट्रैप तो उस टाइम वैल्यू फैक्टर काम ही नहीं कर रहा था। तो वो फंड मैनेजर की कोई गलती नहीं है, उसका एक्सपर्टीज है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे करने में। कैसे एलिमिनेट करें? एग्जैक्टली वही हो रहा है ना कि जो एक वैल्यू फंड मैनेजर है जो वैल्यू को यूज़ करता है, जब वो वैल्यू काम ही नहीं कर रहा तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसकी गलती नहीं है, उसको वही बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में कोई फेवरेट नहीं है। मेरे दिमाग में ये फेवरेट नहीं है कि मोमेंटम मेरा फेवरेट है या वैल्यू या कोई एक सेक्टर फेवरेट है। मेरे दिमाग में तो कोई बायस ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो रूल बेस्ड बना दिया है, रूल बना हुआ है ना। तो इसीलिए इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि क्वांट यूज़ करके इमोशंस, मेरे को कितना भी स्ट्रांगली लग रहा हो कि यार अब बैंकिंग बहुत अच्छा करेगा या रियल एस्टेट, मेरे जो बायसेस हैं वो साइड में रहते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच रहती है जो बहुत अच्छा है। फंड मैनेजर के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके घर में कुछ हो गया, है ना, बाहर कुछ हो गया, मूड बहुत ख़राब है, मूड बहुत अच्छा है, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके काम पे, कोई भी हो, नॉट ओनली फंड मैनेजर बट किसी के भी काम पे इम्पैक्ट करती हैं। एक पॉडकास्ट मैंने किया एक फंड मैनेजर से मुंबई में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में ना दिल की मत सुनना कभी, वरना धोखा खाओगे। क्योंकि दिल जो है ना इमोशनल हो जाता है। इमोशनल, स्टॉक बहुत पसंद है, अरे इसने तो हमेशा मुझे थोड़ा कमा के दिया है, यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, हाँ, इसका मैनेजमेंट देखो टॉप क्लास का है। तो दिल धोखेबाज है, वो धोखा दे सकता है आपको। हाँ,
बट क्वांट के थ्रू, चूंकि ये साइंटिफिक मेथड आपने लगाया कि भाई हमारे लिए सब बराबर है, सब बराबर है, जो यूपीएससी क्लियर करेगा वो आईएएस बनेगा, बस बात डेटा, खत्म। मुझे कुछ लेना देना नहीं कि आप कौन है, कहाँ से हैं, Exactly. बैकग्राउंड आपका क्या है। ये है क्वांट। ये है। एक आपने जो अभी एग्जांपल दिया बहुत अच्छा, कि मैनेजमेंट से मिलके, एक बहुत सारे लोग करते हैं मैनेजमेंट से मिलके करते हैं। आपने एग्जांपल दिया कि यार मैनेजमेंट कैसी भी हो, रिजल्ट्स आप कैसा ला रहे हो, हाँ, है ना, तो उसमें आप दिल की नहीं सुन रहे, दिमाग की सुन रहे हो। ये वॉरेन बफे भी बहुत ज़्यादा यही बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट से ट्राई करते हैं जितना हो सके ना मिलें, वो उनकी देखते हैं बिजनेस के जो नंबर्स हैं, वो है क्या ना, कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, और एकदम फाइनल स्टेज पे वो उससे मिलेंगे, है ना। तो इसमें वही होता है कि दिल की क्वांट वही है कि हमारे दिल कुछ भी कह रहा हो, हम दिमाग की सुनते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि जैसे हमने एक बार दिल की सुनी थी, नहीं, बताइए ये है ना, तो क्या जो दिल का कोविड, और ये हमसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितना, अगर आपको पता है या कुछ हो रहा है मार्केट में कि बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव, तब भी आप नहीं सुनोगे। तो वही होता है कि कितना आप उसको कंट्रोल करके रखते हो। हम नॉर्मली नहीं सुनते दिल की, ठीक है। एक बार जब हमने सुना, जब कोविड हुआ मार्च 2020 में, मार्केट बहुत गिर रहा था उस टाइम। सिर्फ हमने अपने पिछले 6-7 साल के जो, जब से हमने ये लॉन्ग अल्फा पीएमएस लॉन्च किया है, एक बार हमने दिल की सुनी कि जब हमने कैश में हम चले गए थे काफ़ी हद तक, ओके। क्योंकि जब मार्च में गिर रहा था मार्केट, तब हम कैश में गए थे, और मार्केट आई थिंक उस मंथ करीब 20% से ज़्यादा का ड्रॉडाउन आया था, और हमारा शायद 9 या 10% का था। तो उस वजह से हमें फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हम कैश में चले गए थे और अगले मंथ हमने फिर से डिप्लॉय कर दिया था। दैट वाज द ओनली वन इंस्टेंस जब हमने एक खुद से कॉल ली हो, जब हमने अपने सिस्टम्स को ओवरराइड किया। अदरवाइज हमें कितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही हो, हम नहीं क्या करते, क्योंकि हमारा एज जो है वो डेटा एनालिसिस में है, वो हमारा एज मार्केट को खुद से डिटरमाइन करने में नहीं है। क्या लक एक फैक्टर है? बिल्कुल है। तो ये वाला जो मैंने आपको इंस्टेंस दिया, वो एक इंस्टेंस है जिसमें लक चल हाँ, गया। तो वो आप उसको लक भी बोल सकते हो या हमारा स्किल भी बोल सकते हो, बट वो हमारा स्किल इतना अच्छा नहीं है फ्रैंकली। हम ये नहीं बता सकते कि अगले 1 महीने 2 महीने में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दैट इज़ नॉट आवर स्किल। तो इसीलिए वो वाली कॉल हम नहीं लेना चाहते। अब उस टाइम हमने ली, इट टर्न्ड आउट टू बी राइट, बट यू कैनॉट से कि अगली बार मैं लूँगा वो भी सही होगी, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, चूंकि क्वांट क्या आप हैं, देखिए बहुत सीरियस नोट पर दर्शकों को समझना चाहिए कि यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मोस्टली पीपल गलत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो इमोशनल बायस आपके इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में होता ही है। ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जिद पकड़ लिया कि अच्छा इस ट्रेड को तो मैं विन करके ही दिखाऊंगा। भाई नहीं कर पाओगे, मार्केट से कोई लड़ नहीं सकता, डेटा इज़ गॉड। तो अगर आपने वो इमोशनल बायस डाला तो आपकी प्रोबेबिलिटी हारने की बढ़ सकती है। जो 2-3 चीज़ें आप बताइए यहाँ पे, जैसे 2-3 टर्म होती है जो कि हम लोग साइंटिफिकली में आएंगे। एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोग, तेज़ी के बाज़ार में भी और मंदी के बाज़ार में भी। एग्जैक्टली, है ना। इसको भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ सर, मेरा भी क्वांट मेथड है, पॉडकास्टिंग का क्वांट मेथड। मैं अपने मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाता। एक और हमने पॉडकास्ट किया था अनिरुद्ध गर्ग का, वो भी एक फंड मैनेजर आपके जैसे मुंबई में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सितंबर 2024 में 0 कर दिया था, 100% कैश कॉल में था मैं। ओके। मैंने कहा सर आप तो गॉड हैं, आपको कैसे पता था कि अक्टूबर से मार्केट गिरेगा? बोले एक बार नहीं, ये मैं 10 बार कर चुका हूँ। ओके। प्रॉप बुक में भी किया है और फंड में भी किया है। कैसे? तो उन्होंने क्वांट वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन बोला हमारा अपना एक पैरामीटर सिस्टम बना हुआ है, उसमें अगर मुझे वो दिख रहा है कि अब वो अलार्मिंग सिचुएशन पे है तो मैं बेच दूंगा, कुछ भी हो, मार्केट तेज़ी में हो या ना हो। उन्होंने बेच दिया। हमने कहा अब तो जिस दिन मैंने उनका पॉडकास्ट किया था उससे 2 दिन पहले उन्होंने 100% डिप्लॉय किया था, एंड दैट वाज फरवरी। ओके। मार्केट उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को। मार्केट कमज़ोर था, इवन अप्रैल फर्स्ट वीक तक मार्केट गिरा है। रिकवरी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ट्रम्प साहब आए तो नहीं गिराया। आज अब उनको जब हम लोग हाइंडसाइड में बैठ के देखते हैं कि यार ही वाज द राइट पर्सन, तो उन्होंने भी, आप वो पॉडकास्ट दोबारा जाके देख सकते हैं कि उन्होंने भी क्वांट मतलब मेथड, उन्होंने एक रूल बना रखा है साइंटिफिकली कि भाई इस तरीके से मैं करूँगा, जो रूल बताएगा मैं वही करूँगा। तो अब इसमें एक हमको आप नैरेटिव एक्सप्लेन करिए, वर्ड है, और एक दूसरा है बाप इन्वेस्टिंग, बाई एट एनी प्राइस। ये क्या है? ओके, तो नैरेटिव कुछ नहीं है। नैरेटिव मेरे को तो लगता है वही इमोशंस का खेल है, इमोशन का खेल है ना। और वही नैरेटिव आपको ट्राई करना है अवॉइड करने का,
है ना। तो वो एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क, वेदर वो डिसीजंस या तो कंप्यूटर ले रहे हैं या आप खुद ले रहे हो, बट अगर आपका एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है तो रूल बेस्ड फ्रेमवर्क आपको हमेशा यही ट्राई करेगा कि आप उन नैरेटिव्स या इमोशनल बायसेस से बचें। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग, आप किसी भी टाइप का डिसीजन लेते हो तो बहुत सारे बायसेस हमारे दिमाग में प्ले आउट हो रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नैरेटिव्स से होते हैं ड्रिवन, है ना। तो वही क्वांट या रूल बेस्ड एक फ्रेमवर्क जो हमने बनाया है वो हमें हेल्प करता है ये सब अवॉइड करने के लिए। जो आप दूसरी टर्म बोल रहे हो, बाय एट एनी प्राइस, अब उसमें है कि बाय एट एनी प्राइस इज समथिंग लाइक मोमेंटम, ठीक है। कि आप नॉर्मली क्या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आप ये बोलते हो कि बाय लो सेल हाई, वो आप ट्राई करते हो। मोमेंटम में या बाय एट एनी प्राइस में क्या बोल रहे हो कि बाय एट एनी प्राइस ये ऊपर जा रहा है, मोमेंटम में है अभी खरीद लो, है ना। मोमेंटम आप हमेशा अगर उसी पे करोगे तो आप फंस सकते हो अगर आपका एग्जिट प्लान अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ में। अभी जैसे हम कुछ देर पहले गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी तक लग रहा था, अब हमारा थोड़ा सा हमें लग रहा है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मोमेंटम में बाय कर लो, क्योंकि एग्जिट करना इतना इजी नहीं होता और मार्केट गिरेगी तो आप फंस सकते हो, बुरा फंस सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे मेरे को लगता है रियल एस्टेट में नहीं आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बाप। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ माय एग्जिट रूल। फिर आप इमोशंस पे मत जाओ, फिर आप नैरेटिव में अगर बाय एंड होल्ड करते रहोगे कि यार इसका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन मार्केट टर्न अराउंड हो गई, तो वो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी दे सकती है, ठीक है। तो अगर आप बाप या मोमेंटम या इस टाइप की कोई भी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर रहे हो, बी वेरी क्लियर अबाउट द एग्जिट रूल एंड डू नॉट बी बायस्ड देन। कि अगर आपका एग्जिट रूल था जो भी लेट्स से 20 DMA के नीचे आ जाएगी मार्केट या कोई भी इस टाइप का एग्जिट रूल है तो उसको आप फॉलो करो। फिर आप ये मत देखो कि यार ये इतना बढ़िया स्टॉक था, पिछले 5 सालों में तो ये 10 गुना हो गया है और अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में वही होगा, मैं अभी इसे होल्ड करूँगा। फिर वो सब नहीं सोचना चाहिए आपको। तो आपका एग्जिट रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इसीलिए आई थिंक क्वांट, वही मैं घूम फिर के उस पर आता हूँ कि क्वांट बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि इन बायसेस को साइड में करके आप अपने डिसीजंस ले पाते हो। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वांट मेथड बेसिकली मार्केट को टाइम करने का एक साइंटिफिक टूल है? देखिए एक मिनट पहले एक राइटर लगा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, टाइम आप कर नहीं सकते, आपको पता नहीं बॉटम कहाँ है और टारगेट कहाँ पे जाएगा या टॉप कहाँ बनेगा। एब्सोल्युटली राइट, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन ये लोडेड स्टेटमेंट है। इसके अंदर जब आप क्वालिफायर लगाएंगे तो चूँकि आप साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं ना, तो क्या ये मान सकते हैं कि क्वांट आपको ये एक तरीके से लीवे देता है कि आप मार्केट को लिटिल बिट टाइम कर रहे हैं? आप टाइम भी कर सकते हो। हम जो एग्जैक्टली कर रहे हैं, हम एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, नॉट एसेट एलोकेशन बट एलोकेशन इनटू इक्विटीज़ की कहाँ कितना एलोकेट करना है मेरे को कैपिटल इन विच स्टॉक। तो हम वो वाली चीज़ टाइम कर रहे हैं। हम मार्केट, हमारा ये मानना है कि मार्केट को टाइम करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपके 2 डिसीजंस होते हैं। आप तो एक कब एग्जिट कर रहे हो मार्केट से और कब एंटर भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें राइट होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि कोविड के बाद अभी भी यही बहुत लोगों ने मिस की है। बस जो कोविड के बाद आ गया है कि उन्होंने कोविड के टाइम एग्जिट तो कर लिया था बट वो एंटर नहीं कर पाए और मार्केट की रिकवरी बहुत जल्दी हुई थी उस टाइम कोविड के बाद। तो वो वेट करते रहे कि यार ये अभी गिरेगा, अभी तो वापस बहुत ऊपर आ गया है, अभी मैं नहीं लूँगा। फिर और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर जाता गया और बहुत ज़्यादा लोगों ने मिस किया वो, कि उन्होंने एक टाइमिंग उनकी अच्छी थी कि जब वो एग्जिट कर दिया था लेकिन एंट्री वापस नहीं कर पाए। इसका कोई रूल है क्या आप लोग के फॉलो करते हो कि टाइम मतलब या परसेंटेज कितना गेन हो गया तो अब अलार्म बज जाना चाहिए, या कितने टाइम से आपने उसको होल्ड कर रखा है? आपने क्वांट के थ्रू ही खरीदा, मान लीजिए फार्मूला वही लगाया, तो कोई आपने, ये सबका अलग अलग हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा पैरामीटर आप सेट करते हैं क्या? ऐसा पैरामीटर सेट नहीं है। हमने ये सब वही अगेन टेस्ट करके देखा है। जैसे बैक टेस्टिंग में क्या निकलता है? बैक टेस्टिंग में यही निकल के आता है, एक जैसे स्टॉप लॉस का होता है, ठीक है, कि आपने 20 स्टॉक खरीदे, अब उसमें से 20 के 20 आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, आपको एक पोर्टफोलियो लेवल पे ही देखना है ना।
20 में से हो सकता है 12-15 सही कर रहे हैं, 5-7 लॉस में भी जा रहे हैं, बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, यानी दैट्स व्हाट मैटर्स। अब वो 5-7 जो स्टॉक्स लॉस में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि यार ये इतना लॉस में चले गए, आपने इसका स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। अब हमने सेम चीज़ टेस्ट की हुई है कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि ओवर लॉन्ग रन वो रूल हमारे फेवर में काम करेगा या नहीं। कभी कभार मैंने स्टॉप लॉस लगाया, होगा फ़ायदा मेरे को होगा कि मैंने लॉस बचा लिया, बट मोस्टली जो देखा गया है कि स्टॉप लॉस से मैं निकल जाऊंगा और वो मोस्टली स्टॉक्स फिर से अपना रिकवरी, बहुत अच्छा रिकवरी करेंगे, तो मैं प्रॉफिट भी मेरा मिस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस डज नॉट वर्क। ऐसे ही मैंने अपोजिट साइड भी देखा कि मैं प्रॉफिट टारगेट लगा देता हूँ, लेट से कि इतना प्रॉफिट हो गया, एक महीने में ही मान लो 20% का प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा है, वाई डोंट यू एग्जिट, कि निकल नीचे जा सकता है। अब उसमें भी हमने यही देखा कि वहाँ पे भी अगर मैं प्रॉफिट टारगेट लगा रहा हूँ तो ये हो रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट मिस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि 20 के ऊपर बहुत बार होगा कि जाता ही रहेगा। कुछ कुछ केसेस में ऑब्वियसली मैं अपना प्रॉफिट वापस दे दूंगा मार्केट को, बट मोस्टली मेरे को ये देखना है कि मोस्टली ओवर लॉन्ग रन ये रूल मेरे फेवर में रिएक्ट करेगा या मेरे अगेंस्ट। तो इस टाइप की चीज़ें हम बहुत टेस्ट करके रिफाइन करते हैं। तो हम, और ये भी देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म, काफ़ी लोग बोलते हैं 5 साल इज़ फेयरली लॉन्ग टर्म। अब अगर आप पिछले 5 साल देखो तो हमने बुल मार्केट ही देखी है। 2020 के फॉल के बाद अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी या थोड़ा बहुत करेक्शन आप बोल सकते हो। क्वांट वालों के लिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक क्वांट वालों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो उतना अच्छा है। अब इंडिया में हमें करीब 12 से 15 साल का डेटा इज़ गुड क्वालिटी डेटा, तो हमारे पास उतना डेटा है। बट 12 से 15 साल ठीक ठाक है, क्योंकि हमने उसमें एक बुल फेज़, बियर फेज़ वो देख लिया है एटलीस्ट। तो अगर आप क्वांट के हिसाब से जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हाँ, तो उसमें कोई टाइम सेट करते हैं कि इसको हम कितने साल तक होल्ड करेंगे, जब तक चल रहा है तब तक होल्ड? नहीं, उसमें टाइम नहीं है कुछ भी। जब तक हमारे सिग्नल्स हमें बोल रहे हैं कि ये तो इसकी कोई टेस्टिंग हुई कि जनरली सिग्नल कितने समय में? टेस्टिंग, हाँ, हमने ये ट्राई किया है। येलो से हमने रेड, टाइम बेस्ड एग्जिट ट्राई किए हैं, बट वो वर्क अच्छा नहीं किया। तो हमारा सिस्टम जो बोलता है कि जो हम फैक्टर्स हमने बात की थी कि कंसोलिडेटेड स्कोर जो आ रहा है, और उस स्कोर में अगर वो टॉप में नहीं है तब वो एग्जिट करेगा। हो सकता है वो एक ही मंथ में अपना स्कोर बदल दे, तो या हो सकता है कि 1 साल भी ना करे, 1 साल भी हम होल्ड करके रखें। कोई इसमें पैटर्न अभी तक आपके हाथ में नहीं आया? पैटर्न नहीं आया। नॉर्मली हमने जो देखा है कि नॉर्मली हमारा जो होल्डिंग पीरियड रहता है रफली 4-5 मंथ के आसपास रहता है। 4 to 5 months। 4 मंथ इज 4 मंथ। 4 मंथ मान के चले। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा। एक लास्ट क्वेश्चन इसे, उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट पे पूछते हैं। ये दोनों साइड चलता है, बाई साइड या सेल साइड? नहीं, ये सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड है। क्वांट पे नहीं, मान लीजिए कोई आपको दिखा, मेरे क्वेश्चन 26,240 की निफ्टी है, क्या आप हो सकता है वहाँ पे लगे कि बहुत महंगा हो गया मार्केट, 25-24 के वैल्यूएशन पे निफ्टी चल रहा तो अब महंगा है, कन्वेंशनल नॉलेज ये कहता है, तो वहाँ पे क्या सेल साइड में नहीं, बेचने के लिए हम क्वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या बेचो इसको अब तो ये गिरेगा? देखिए, कुछ कुछ मॉडल्स हैं, क्योंकि हमारे फर्म में हम प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं। प्रॉप ट्रेडिंग मतलब जो कंपनी का खुद का पैसा है, हाँ। उसमें हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और उस साइड हम शॉर्ट भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में क्या है कि एक तो आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू बेटर हो पाता है वो, है ना, और दूसरा ये है कि क्योंकि आपको इंट्राडे भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ती है ऑप्शन, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, तब वो अच्छा वर्क करता है। क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो प्रॉप ट्रेडिंग वाले सिस्टम्स हैं, वो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और कई बार, बहुत बार ये होता है कि हमने कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स की भी कॉल ली, तो उस टाइप की ट्रेडिंग में वो वर्क करता है। बट ओवरऑल जो इन्वेस्टिंग है, जो बाय एंड होल्ड है, जो एक इन्वेस्टर करता है कि हम ओवर next 5 years, 10 years, I have to generate good amount of wealth. That is only possible through going long. Short जाने में एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उस टाइप का कैपेबिलिटी, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइप के सिस्टम्स नहीं होते कि शॉर्ट जाने की वो स्ट्रैटेजीज रन कर पाए। अब हालांकि ये जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है SIF, म्यूचुअल फंड्स का, जो सेबी ने प्रपोज किया है, उसमें डेफिनेटली इस टाइप की कुछ स्ट्रैटेजीज बनेंगी। अब जैसे हमने भी म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इनिशियली हम ये रेगुलर म्यूचुअल फंड ही ऑफर करेंगे क्वांट बेस्ड, बट एट सम पॉइंट
वी विल डेफिनेटली ऑफर दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड करके एक वैसा प्रोडक्ट बना पाएँ। सो क्वांट बेस्ड म्यूचुअल फंड, क्वांट बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिविजुअल, आप दो तरह से मैनेज करते हैं। एटसी का जो अपना पीएमएस है और एक गुल्लक। गुल्लक में डबल एल क्यों नहीं लगाया आपने? गुल्लक में डबल एल क्यों नहीं लगाया, इसका हमने रीज़न इसको तो पढ़ा तो मुझे लगा ये गुल्लक है क्या है, फिर पता नहीं गुल्लक है, तुमने कहा इसमें डबल एल होना चाहिए। लेकिन उसमें डबल एल का तो मैंने नहीं सोचा, बट उसमें लास्ट में ज़रूर ये डिस्कशन हुआ था कि उसमें के लगाया जाए। गुल्लक में के होता है क्यों? नॉर्मली हाँ, अगर आपने इंग्लिश क्यों में, तो लगाया? हमने क्यों लगाया। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि हम इसे क्वांट तरीके से कर रहे थे, थोड़ा सा- तो इसीलिए हमने वो ट्विस्ट दिया कि हम क्वांट का क्यू डेफिनेटली लगाना चाहेंगे। अब मुझे लगा कोई उसमें- न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको बताया होगा कि इसमें क्यों रखो, सिंगल एल रखो। नहीं, बट इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। Very good, जब फिर से तो हमने अच्छा है। गुल्लक लॉन्च किया है, वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम थोड़ा इन्वेस्टर्स। अलग हटेगा। अब इसमें मेरे को बताइए, पहले तो पीएमएस वाला बताइए, वो प्रोडक्ट क्या है आपका, किस तरह के उसमें आप देखिए, क्या पीएमएस है? में भी हमारे, क्योंकि कंपनी जब रफली 17 साल हो गए हमारी कंपनी को जब फाउंड हुई थी, तो हमारा शुरू से ही एम ये था। अब जैसे क्वांट अभी चल के पॉपुलर हुआ है, बट हम 17 साल से वो क्वांट करते आ रहे हैं। सर हर आदमी कर रहा है। इसी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ ना कि हर आदमी क्वांटी कर रहा, नाम बदल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा डेटा आ गया, थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, एल्गो आ गया, मशीन के थ्रू आप कर रहे हैं, एआई लगा रहे हैं, बट कर तब भी रहे थे। जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि आप खरीदो पहले, फिर उसको रखे रहो, ध्यान रखो इन चीज़ों का कि वो चीज़ें रिपीट होती है, स्टॉक दो, ये क्या है? Knowledge repeats itself. एग्जैक्टली। तो ये हम ऑलमोस्ट 17 साल से कर रहे हैं। तो पीएमएस में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम होती है, जिसमें मिनिमम टिकट साइज जो 50 लाख का रहता है, उसमें हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं। एक जो हम ऑलमोस्ट 15 साल से चला रहे हैं, जो आर्बिट्राज फंड है, तो उसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करते हैं उसमें। करेक्ट। ठीक है। और उसमें वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, जो एफडी में करना चाहते हैं। ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं, कंपनीज़ का ट्रेजरी मनी जो होता है, या ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी रिटायरीज़ हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, उसमें इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो आर्बिट्राज प्रोडक्ट है, बहुत स्टेबल है। पिछले 15 सालों में एक भी मंथ ऐसा नहीं गया जो नेगेटिव हो। एवरी सिंगल मंथ इज़ प्रॉफिटेबल। इट जनरेट्स अबाउट 12 to 13%। वेरी गुड सर। है ना। तो वो बहुत स्टेबल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट चाहे 50% क्रैश हो जाए या 50% ऊपर जाए, वो रफली उसका पेस वही रहता है कि 12 से 13% कंसिस्टेंट रिटर्न। तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। तो एक तरीके से मंथली इनकम स्कीम है वो। वही है, क्योंकि बहुत सारे में, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रिटायरीज हैं जिन्होंने अपना पैसा एक डिसेंट चंक उसमें लगाया हुआ है, और वो मंथली जो भी प्रॉफिट आता है वो निकाल लेते हैं। अरे वाह, तो उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। सो पीएमएस में भी ये पॉसिबल है कि आप मंथली पैसे निकालते रहो। हाँ, इस स्पेसिफिक जो आर्बिट्राज फंड है हमारा उसमें। और दूसरा है हमारा लॉन्ग एल्फा, जो लॉन्ग ओनली है। तो उसको भी अब ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं। अगेन क्वांट मल्टी फैक्टर जो हमने बात की, कि मल्टीपल फैक्टर्स को यूज़ करके हम उसमें करते हैं, और उसमें हमने रफली 13-14% का अल्फा जनरेट किया, एनुअलाइज्ड अल्फा इन लास्ट 6 ईयर्स। उतना हम जनरेट कर पा रहे हैं अभी तक। तो दैट्स बीन अगेन वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स इवन इन दैट। अब ये जो गुल्लक आया है, ये हमने गुल्लक एज अ ब्रांड नेम इसलिए फॉर्म किया क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को सेम चीज़ देना चाहते थे, ऑफर करना चाहते थे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हमसे पूछते थे कि आप काम क्या करते हो। जब हम बताते थे स्टॉक मार्केट में, तो बोलते थे यार हमारा भी पैसा मैनेज करो, 1-2 लाख हैं, 5 लाख हैं, ये मैनेज करो। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो कैपेबिलिटी हमने बिल्ड की है, क्यों ना हम इसे यूज़ करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बना पाएँ। तो उससे गुल्लक फिर बना, कि गुल्लक के अंडर हम जो स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं। गुल्लक में क्या होता है, उस प्रोडक्ट में क्या होता है? उस प्रोडक्ट में ये है कि जैसे पीएमएस में तो 50 लाख की लिमिट होती है, तो एचएनआईज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुल्लक में ये है कि आप मिनिमम 24,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर हैं, एक छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करके ओवर टाइम आप बिल्ड करना तो चाहते हैं। आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया गुल्लक में। मेथडोलॉजी सेम है, मेथडोलॉजी सेम है, बट हाँ, कितने स्टॉक उसमें होंगे गुल्लक में? उसमें रफली 15 स्टॉक्स होते हैं। 15 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है बेस्ड ऑन क्वांट फैक्टर्स, और उस पोर्टफोलियो को रिटेल को अपनाना है, उसमें उसको निवेश करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको ही करना है। यू एडवाइज ओनली। हम एडवाइस करते हैं। हर मंथ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो नए सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ मंथ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो हम निकाल देते हैं। तो वो चलता रहता है। मंथ के स्टार्ट में हमेशा हमारी एडवाइजरी जाती है। तो ये स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे हम ऑफर करते हैं। तो वो ऐप के थ्रू आप 1 क्लिक में पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो सकता है। और वो आपकी मर्जी, आप जितना खरीदो।
वो आपकी मर्जी है। मिनिमम हम ये बोलते हैं कि इस 24,000 15 है। स्टॉक है तो उससे कम में होगा ही नहीं। हाँ, बट उसके ऊपर आप जितना पैसा लगाना चाहो उतना, जितना ज़्यादा या कम आप लगा सकते हैं। तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरह के? उसमें हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, क्योंकि एसटी और गुल्लक को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था। अभी हम ऑलमोस्ट 400 करोड़ उसमें मैनेज कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पांस इन दैट। मोर देन 15,000 हमारे कस्टमर्स हैं उसमें। अभी जो फॉल हुआ है ना, उसमें भी हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे रहे हैं, क्योंकि हम इसके साथ साथ ये करते हैं। देखिए, क्वांट और ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर हैज़ टू बिलीव कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है ना। वो जब तक बिलीव नहीं करेगा, थोड़ा सा लॉस आएगा वो निकल जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा उसमें भी फोकस करते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन पे। हम बहुत ज़्यादा वेबिनार्स करते हैं, यही ट्राई करते हैं एजुकेट करने का कि किस टाइप से इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, कि आप डे टू डे ये देख के डिसीजंस मत लो। डे टू डे जो नॉइज़ होता है, जो हम बोलते हैं मार्केट में, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह ही प्रैक्टिस कीजिए, और डे टू डे आप किसी फंड में बाय कर लो, सेल कर दो, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, किसी नैरेटिव को फॉलो करना, तो वो हम अपने एंड पे ट्राई करते हैं थ्रू दीज वेबिनार्स, कि हम एजुकेट कर पाएँ लोगों को कि किस टाइप से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए। पैसा बनाना आसान है कि बहुत कठिन है? जो आई थिंक शायद वॉरेन बफे ने ये बोला है कि ये रूल्स जो हैं पैसा बनाने के, ये इजी हैं। रूल्स को समझना इजी है, उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे एक अगेन वो टर्म है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी जैसे आपने बोला कि फेब में जब बहुत मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन थे, आप न्यूज़ भी देखोगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही आती है, उस टाइम बाय करना बहुत मुश्किल होता है। बट जो उस टाइम बाय कर सकता है वो बहुत बढ़िया करेगा। या फिर कोविड टाइम में जब मार्केट ऐसा लग रहा था कि अब तो यार दुनिया ही शायद ख़त्म होने वाली है ना, उस टाइम जो बाय कर सकता है या जो होल्ड कर सकता है, बहुत सारे लोग डर जाएंगे यार 20-30% गिर गया, अब निकल जाओ। जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी मैं तब घुस जाऊँगा वापस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ना, चलती ट्रेन में उतरना। तो वही है, आप जितना ज़्यादा क्राउड के अगेंस्ट जाके डिसीजन ले पाओगे, उस बायस को हटा के कि यार अभी बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, है ना, उतना इसमें क्वांट मदद करता है। एग्जैक्टली इसमें बहुत मदद करता है। हाँ, इसमें बहुत मदद करता है। पैसा बनाना आसान है, लेकिन आप रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो क्वांट हमें हेल्प करता है रूल फॉलो करने में। एज अ फंड मैनेजर इट हेल्प्स मी। बट ये प्रोडक्ट अगर मैं किसी रिटेल इन्वेस्टर को ऑफर कर रहा हूँ, उसके दिमाग में फिर भी बायसेस आएंगे। अगर मार्केट 20% डाउन है, हमारा फंड भी मान लो 15 या 20% डाउन है, और बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो वो ट्राई करेगा, वो सोचेगा यार कि अभी मार्केट में बहुत नेगेटिव हैं सेंटिमेंट्स, मैं निकल जाता हूँ। जब स्टेबिलिटी आएगी ना तब मैं घुसूँगा। लेकिन स्टेबिलिटी आएगी तब तक आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट रिकवर हो गई होगी, तभी स्टेबिलिटी आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए वो रूल्स जो है ना, रूल्स सिंपल हैं, बट फॉलो करना, स्पेशली इन दिस डे एंड एज जब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, वो रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत मतलब देखिए, इंसान इमोशंस का बंडल है, इतना आसान नहीं है। आप हो ही जाते हैं इमोशनल। कोविड टाइम में मुझे लगता है कि 95% लोग गलत पड़ गए। बहुत जिगरा जिसके अंदर रहा होगा ना, क्योंकि वहाँ तो लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज था, पूरी वर्ल्ड वाइड था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। लेकिन कुछ लोग रहे होंगे। अब अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और बहुत बड़े सज्जन थे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा मैंने तो अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा भी लगाया था। मैंने कहा आप हिम्मत की दाद दूंगा मैं आपको, क्योंकि उस समय ये सोच पाना कि कोई जिंदा ही बचेगा टफ था। तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो बोले देखो, वही आपने जो बात कही कि अगर वो रूल आप फॉलो कर ले गए तो फिर पैसा बनाना आसान है, अदरवाइज़ बहुत टफ है। तो अब तो बहुत कई प्रोडक्ट की बात होगी। ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपको क्या पैसा अट्रैक्ट कर रहा था? क्या बहुत पैसे वाली चीज़ है इसमें आते हैं? आई थिंक पढ़ाई लिखाई कहाँ से? वो खड़गपुर चलते हैं पहले। हाँ, तो खड़गपुर, क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्टली इंजीनियर्स थे, तो मेरे को भी लगा कि इंजीनियर ही बड़े होके बनते हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि कोचिंग वोचिंग अच्छी मिल पाई, और आई वेंट टू IIT खड़गपुर। बट वहाँ जाके पढ़ाई की, ठीक ठाक इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। IIT खड़गपुर में एवरेज स्टूडेंट तो नहीं जाते।
ये आप ना आपका बड़प्पन है। नहीं मैं आप एक्चुअली वेरी जनरस। आई वाज एक्चुअली वेरी एवरेज नीरज फ्रैंकली। मेरे 10th में मैं हमेशा क्लास के बीच में रहता था एकदम। तो मेरे 10th बोर्ड में आई थिंक 71 या 72% आए थे। 12th में भी मेरे 71 72। तो यूपी बोर्ड में? हाँ, यूपी बोर्ड, सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड में? हाँ, तो 72 एवरेज होता था। ऑफ कोर्स सीबीएसई में तो तो ऐसे average होता बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, बट आई वाज कंसिस्टेंट कि है। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके 71 72 आ जाते थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी। फिर एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने कोचिंग की थी, तब फिर आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। बट वहाँ जाके जब मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया, थोड़ा कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, तो मेरे को ये एक बहुत ही पज़ल की तरह लगता था कि ये पज़ल जैसे सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो मेरे को उस टाइप का ही मज़ा आता था कि यार थोड़े से मैं स्टॉक्स फॉलो करता था, कभी कोई ऊपर जा रहा है क्यों ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है। तो वो सब चीज़ें फॉलो करते करते थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फिर जब पास आउट होने के बाद मेरे को एक कंपनी का पता लगा जो ट्रेडिंग ही करती थी ग्लोबल मार्केट्स में, फ्यूचर्स फर्स्ट। तो मैंने को लगा कि ये एक बार ट्राई करके देखा जाए, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो आई थिंक पैसा एक फैक्टर था कि पैसा अच्छा बना सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर था कि एक काम ऐसा मिल जाए जो करने में मज़ा आए, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो व्हेन आई वेंट टू फ्यूचर्स फर्स्ट, जब मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग, तो मेरे को बहुत मज़ा आया एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू डू वेल राइट फ्रॉम डे वन। ठीक रहा वहाँ पे। और ग्लोबल ट्रेडिंग करते थे? हाँ, ग्लोबल ट्रेडिंग करते थे, लेकिन Crude वहाँ oil में पे भी करते थे? हाँ, वहाँ पे कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल, Commodity, नेचुरल सब गैस और इन सब में करते थे। Okay. तो वहाँ पे एक दो चीज़ें सीखी मैंने। मैं 10 साल ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम करना। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपने बाय कर लिया, जैसे कोविड के टाइम भी, तो आपको ट्राई करना है कि लो ही पिक हो, क्योंकि आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, है ना। आप थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जितना बॉटम पिक कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ट्रेडिंग में वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और लेकिन इन्वेस्टिंग में सेम चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टिंग में 20% नीचे गया, आपने बाय किया, थोड़ा और नीचे गया, आप फिर से बाय किया, थोड़ा और नीचे गया, जैसे सिप आप करते जा रहे हो। अगर मार्केट 10 महीने नीचे आती जा रही है, अभी जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ कि मार्केट नीचे आती जा रही है, मैं और पैसा डाल पाता हूँ, क्योंकि मेरा हॉराइज़न है कि मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए, मेरे को 10 साल बाद चाहिए। और 10 साल बाद मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी हाई होगी। तो अब जब भी करेक्शन होता है तो एक्चुअली आई फील वेरी गुड, क्योंकि मेरे को बॉटम पिक नहीं करना इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में वो करना होता था। तो एक ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये सीखा कि ट्रेडिंग में एज आई वाज टेलिंग यू कि आई वाज डूइंग वेल, तो आप काफ़ी अच्छा बोनस आपको मिलता है ट्रेडिंग में, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स में कर रहे हो, यूएसडी में आप एसेंशियली कमा रहे हो और इंडिया में आईएनआर में खर्च कर रहे हो, तो इट वाज अ प्रीटी गुड मनी। तो इसलिए कैमेलिया में मकान भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो आई वाज अर्निंग वेल, बट जो मैंने अपना 10 साल मैंने वहाँ पे बिताए, उसके बाद मैंने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी इनकम है डेट ट्रांसलेट्स टू वेल्थ। अगर आप इन्वेस्टिंग अपनी अच्छे से कहीं भी कर रहे हो, इन्वेस्टिंग अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हो, तो योर हाई इनकम नॉट नेसेसरली इट विल ट्रांसलेट टू वेल्थ। आपको इन्वेस्टिंग के जो थोड़े अलग रूल्स हैं वो अलग ही करने होंगे, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन ट्रेडिंग और एनी इनकम। आप किसी भी जॉब में हो, जो आपकी इन्वेस्टिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। तो मैंने थोड़ा लेट सीखा वो चीज़। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सीखी जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहा 10 साल का, और पिछले 10 साल मेरे इन्वेस्टिंग में रहे हैं, मोस्टली इन क्वांट। तो दोज हैव बीन माय लर्निंग्स। अच्छा, मुझे एक बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग कही, वो मुझसे बड़ा जेल करती है। जब मैं जॉब में था, नौकरी मैं भी कर रहा था, तो जब मार्केट गिरता था ना तो मैं बहुत खुश होता था। तो पूरे ऑफिस में लोग कहते थे यार तुम बहुत ही नेगेटिव किस्म के आदमी हो, मार्केट गिर रहा हो तुम खुश हो रहे हो, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है तुम खुश हो रहे हो। मैंने कहा जिनका नुकसान हो रहा है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं खुश इसलिए होता हूँ कि अब मेरे लिए मौका आ रहा है। एग्जैक्टली। और ये मेरा बहुत बिलीव है। मैं मेरे न्यूज़ रूम में आप किसी से पूछिए, मैं मार्केट गिरने में खुश होता था कि चलो आज तो मौका मिला ना, क्योंकि हम तो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, तो हमको मौका मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। और एक्चुअली आपको मार्केट फॉल में खुश होना चाहिए। Exactly. यू विल गेटिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए जब सेल लगती है मार्केट में, कहीं भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है, बिग बिलियन डे और ये सब होता है, तो लोग कितना एक्साइट हो जाते हैं कि यार मेरे को कितना अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आइडियली मार्केट में अगर आप सेम माइंडसेट से जा पाओ कि यार मार्केट गिर रहा है, तो इट्स लाइक कि यू आर गेटिंग दोज थिंग्स ऑन सेल। तो वैसी ही एक्साइटमेंट, वैसा ही माइंडसेट अगर हो पाएगा तो बहुत ईजी हो जाता है। एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्योंकि अगर आप
ये सोच रहे हो कि यार मैं 3 महीने 6 महीने के लिए पैसा डाल देता हूँ, तो मार्केट अगर रिकवर नहीं हुई तो आप बहुत स्ट्रेस में भी आ जाओगे। तो उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हैं उतना अगर लॉन्ग टर्म सोच पाओ, आइडियली 10 साल, मेरे दिमाग में हमेशा 10 साल रहता है, तो अगर आप उतना सोच पाते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि मार्केट गिर गई, आपने इन्वेस्ट तो किया, अभी भी गिर रही है, तो आप अगले महीने सिप के थ्रू आप और इन्वेस्ट कर दोगे, है ना। आप अर्जेंसी में नहीं रहोगे कि यार ये रिकवर क्यों नहीं हो रही है, मेरे को पैसा इस चीज़ के लिए चाहिए था। तो आप वही पैसा आपको डालना चाहिए मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, जहाँ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सको। जो अगर आपको 6 महीने 1 साल में चाहिए पैसा, उस पैसे से आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं और मेरा ये बिलीव भी है कि इफ़ यू सर्वाइव इन द मार्केट यू मेक मनी, एंड इफ़ यू फॉलो द रूल्स यू क्रिएट वेल्थ। आप अगर मार्केट में सर्वाइव कर जाओ आप 10-20 साल, पैसा तो बन जाएगा। पैसा तो बनता है, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया, निफ्टी 100 में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप जीतना है तो मैदान में रहना पड़ेगा आपको। आप मैदान छोड़ के चले गए तो फिर तो नहीं जीत सकते आप। तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे हो, मैदान में रहना, कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आप मैदान में हो, इन्वेस्ट करते जा रहे हो, प्रोडक्ट सेकेंडरी हो जाता है तब, कि आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो सेकेंडरी हो जाता है, वो उतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है फैक्टर, बट मोस्टली हम बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग अपनी स्टडी बताता हूँ, क्योंकि हम डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा से प्ले करते हैं। मैंने एक स्टडी की कि लास्ट 25-30 साल का डेटा लिया सेंसेक्स का। मैंने ये देखा कि कोई अगर सिप कर रहा है और वो ट्राई कर रहा है टाइम करने का मार्केट को, तो वो हर मंथ के बॉटम में ट्राई करेगा इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो मान लीजिए वो कर पा रहा है, वो स्किलफुल है, लकी बोल लो उसे, जो भी बोल लो, वो हर मंथ बॉटम पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वर्सेस एक दूसरा इन्वेस्टर जिसको कोई मतलब नहीं है, वो मंथ के फर्स्ट तारीख को डिसिप्लिन के साथ, मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो, पैसा डाल देता है, दोनों इक्वल पैसा डाल रहे हैं। लेकिन जो स्किलफुल इन्वेस्टर है या लकी इन्वेस्टर है, वो 25 साल तक अगर बॉटम पिक कर पा रहा है हर एक मंथ, तो कितना ज़्यादा अच्छा करेगा डिसिप्लिन इन्वेस्टर से। टेक अ गेस, इट विल बी ह्यूज ह्यूज ह्यूज। अब जब मैंने स्टडी किया ना, डिफरेंस आ रहा था 6% का, सिर्फ 6% का डिफरेंस है। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो फर्स्ट को इन्वेस्ट कर रहा है वर्सेस जो बॉटम पिकिंग कर रहा है हर मंथ, क्योंकि जो एक बहुत कोट फेमस है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। हाँ, तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट 6% अगर आप 20 साल का डिफरेंशियल देखें तो बहुत ह्यूज बनेगा पैसा। नहीं, आप ये देखिए कि 6% वो कैसे जनरेट हो रहा है। 20-25 साल तक हर मंथ आप बॉटम पिकिंग कर पा रहे हो, तब वो 6% बन रहा है। कौन कर पाएगा? कोई नहीं। हाँ, वो दैट्स ओके। उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो वो डिफरेंस अगर आप टाइम कर भी रहे हो मतलब ना, मेहनत वर्सेस रिवार्ड। हाँ, आप आपको मेहनत टाइम नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली आपको टाइम कितना लगाना पड़ेगा वो करने के लिए? बहुत ज़्यादा टाइम आपको, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, घंटों घंटों लगाने होंगे आपको वीकली। उसके बेसिस पे अगर आप 6% एडिशनल कमा पा रहे हो, और प्रोबेबिलिटी है वो, हाँ, हो सकता है ना कर पाओ, तो वही है। वर्सेस डिसिप्लिन्ड का नो नॉनसेंस अप्रोच, 0 टाइम लगा रहे हो आप, फर्स्ट तारीख को आप टाइम भी नहीं, ऑटो डेबिट। एग्जैक्टली। तो कुछ करना ही नहीं आपको। वो जो स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, आई वुड एनी डे गिव 6% टू अचीव दैट स्ट्रेस फ्री लाइफ। नहीं तो आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे यार, जब भी आप टाइम करते हो मार्केट को। ये अच्छा वर्ड ले आए आप इतना, आपने अभी बताया कि मैं बहुत सारे डेटा प्रोसेस करते हैं, आपकी टीम बहुत बड़ी है और उसमें भी बहुत हाईली एजुकेटेड मैथमेटिशियंस टाइप के लोग। हाँ जी। डिजिटल डिटॉक्स के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस नहीं होता? इतना डेटा देख देख के दिमाग खराब नहीं होता? कैसे डिजिटल डिटॉक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं? वो तो हमारा डे टू डे काम है ना। बट जो दूसरी चीज़ है, जो आप सोशल मीडिया और ये सब है ना, वो डेफिनेटली दैट टेक्स ओवर। तो आइडियली मेरे पास एक रेगुलर फ़ोन, जो एक फीचर फ़ोन है ना, वो वाला है, तो वो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहा है। मैंने अराउंड 1 साल पहले वो लिया था, 2,500-3 हज़ार का फ़ोन लिया था मैंने। मैं नॉर्मली वो वाला फ़ोन अपने पास रखता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वो फ़ोन है तो आपके पास कोई ऐप्स या कुछ नहीं रहती हैं उसमें, ठीक है। वो एक फ़ोन इसलिए रखता हूँ कि घर वालों को रहता है कि आपसे कनेक्ट कभी भी हो पाए, वो कुछ भी अर्जेंसी आ गई, ऑल्दो ऐसा कुछ आता नहीं है, बट एक दिमाग में रहता है कि हाउ वुड आई रीच आउट जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो मैं मोस्टली वो वाला फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो लास्ट 1 साल में तो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ा है कि फ़ायदा हुआ है। मेरा जो टाइम
था इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कम हुआ है। नहीं, मंडे टू फ्राइडे तो आपका जाएगा उसमें टाइम, क्योंकि आप ऑफिस में हैं और टीम को लीड कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो टाइम जाता है जो 9 to 5 वाला जॉब का है, उसके उसमें तो बाद ऑब्वियसली उससे पहले या उसके बाद आई ट्राई कि ये ज़ीरो हो। क्या फैमिली डिसीजंस में भी आप क्वांट लगा देते हैं? नहीं। इतना मैंने दिमाग कभी में सोचा इतना नहीं। चढ़ जाएगा ना कि क्वांट हर चीज़ में लगाना मुझे। हाँ हाँ, लेकिन ये चीज़ आपका इनफैक्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वांट नहीं, बट क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, तो आपका माइंडसेट ना हमेशा ऐसा काम करता है Analytical हो कि गया। एनालिटिकल और हाँ एनालिटिकल, और आप हमेशा हर डिसीजन में ये सोचते हो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, Risk कितना reward। रिटर्न, रिस्क रिवॉर्ड, है ना। बट फैमिली में, नॉर्मल लाइफ में अगर आप हर चीज़ के बारे में अगर आप खर्च करते टाइम भी यही सोच रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू टेक। अल्टीमेटली पैसा आप जो कमा रहे हो वो एंजॉय करोगे, है ना। तो वही तो मैंने कहा, तो आई एक थिंक फैमिली में बहुत अच्छा ये रहता है कि मैं एक इस एक्सट्रीम में हूँ जो हमेशा एनालिटिकल रिस्क रिवॉर्ड, हाँ, मेरी वाइफ अदर एक्सट्रीम में है, हाँ, तो दैट हेल्प्स यू बैलेंस आउट। ये कर ले जाते हैं आप। हाँ, तो वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि आई इन्वॉल्व माई वाइफ इन मोस्ट ऑफ दीज डिसीजंस, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी बहुत, वाइफ भी वर्किंग है? हाँ वो वर्किंग है, हाँ। बट शी इज़ नॉट फ्रॉम दिस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट साइड से नहीं है। हम्म। तो वो, उनका सोचने का तरीका मेरे से बहुत ऑपोजिट है, तो शी कीप्स दिस बैलेंस। जब हम मिलके डिसीजन लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन जाएगा नहीं? आई डोंट थिंक कॉन्फ्लिक्ट, reward इधर नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे को कॉन्फ्लिक्ट लगता था ये, हाँ, है ना, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को वो बहुत बड़ा एडवांटेज लगने लगा, क्योंकि मैं जिस टाइप का रिस्क लेता हूँ, मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लूँ इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, ठीक है, बहुत रिस्की बेट्स मेरे को लेना पसंद है। बट बीइंग अ फैमिली मैन, आई अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें मैं किसी एंड गोल के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी रिटायरमेंट, या जो भी हमारे गोल्स हैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बैलेंस व्यू लेके चलना चाहिए। दैट्स वेयर द फैमिली माई वाइफ कम्स इन टू प्ले, कि हम दोनों जब मिल के डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी एक बैलेंस डिसीजन होता है। एंड ओवर टाइम आई हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग दोज बैलेंस डिसीजंस, बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं बहुत रिस्क लेता था पहले, तो आई थिंक दैट वेज इट हेल्प्स ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, आप 9:15 बजे उनका चेहरा देखिएगा और 3:30 बजे आप बता देंगे कि आज इसको नुकसान हुआ कि नहीं। वो मुँह Exactly. लटका रहता है 3:30 बजे, गुस्से में रहते हैं, बात ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिन भर में नुकसान तो हो गया। ये जब और ये trading- किसी दिन इतना खुश है कि आज तो पार्टी। तो ये मैंने सीखा, मैंने 10 साल ट्रेडिंग की, तब स्टार्टिंग का मेरा भी यही जर्नी थी कि आप डे एंड में बता पाओ, बट वही है कि आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को देख लो तो आप बता नहीं सकते कि इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो हमेशा वही क्वांट वाला कि वो एकदम बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं इन इमोशंस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आपसे मैं जान लेना चाहता हूँ। क्वांट क्या आपको एक्सट्रीम से भी बचाता है, कि एक साइड का एक्सट्रीम नहीं होगा, आप एक बैलेंस उसमें चल रहे हैं? देखिए, जो ट्रेडर आमतौर पे, जो भी हमने कहा ना, कि वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि 3:30 बजे आपका चेहरा देख के पता चल जाता है कि आज आपने पैसा बनाया, लूज़ किया, लेकिन क्वांट आपको उस आइदर साइड की एक्सट्रीम में नहीं जाने देगा। इसमें भी क्वांट प्रैक्टिस जो लोग करते हैं बहुत अलग अलग तरीके हैं। हम क्वांट अब बहुत जेनेरिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्वांट में हम जैसे यूज़ करते हैं कि हमने भी वहाँ बैलेंस लिया है, कि हमने 100 फैक्टर्स को यूज़ करके अपना मॉडल बनाया है। 100+ फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लिया, वर्सेस मैं इन 100 में से बेस्ट फैक्टर पिक कर सकता था कि यार ये बेस्ट फैक्टर है, इससे मेरे को सबसे बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब मार्केट्स अच्छी होंगी तो मेरे को रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मार्केट्स ख़राब होंगी तो मेरे लॉसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो बहुत वॉलेटाइल होगा। तब वो आप एक्सट्रीम से नहीं बचोगे अगर आप एक क्वांट में भी एक छोटी सी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, मान लीजिए, है ना। हमारा ये नज़रिया है कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, इसीलिए हम मल्टी फैक्टर अप्रोच यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम 100 से ज़्यादा फैक्टर्स। तो हमने हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्योंकि वो इतना डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए वो मेरे को हेल्प करता है एक्सट्रीम से बचाने में। लेकिन क्वांट अगर मैं अलग तरह से फोकस करूँ, मैं सिर्फ इनमें से बेस्ट एक फैक्टर यूज़ करके उससे पोर्टफोलियो बनाऊं, नहीं, तब वो मेरे को हेल्प नहीं हाँ, करेगा। कंप्रहेंसिवली मैं जब ये क्वांट जेनरिक यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, तो इसका मतलब एक बेस्ट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग ऑल। एग्जैक्टली। तो वही है कि उसमें तो उसमें आप एक बेटर क्वांट
वो वाली अप्रोच भी कुछ लोग यूज़ करते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच की मैंने एक दो फैक्टर लिए नहीं, और उसमें तो फिर फंसेंगे तो आप। उसमें आप फंसोगे। तो शर्मा जी, एक अभी क्वेश्चन एक मेरा ये है सिंपल सा, ये जेनरिक क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा दिल में मत लीजिएगा। एक साधारण इन्वेस्टिंग का जो कन्वेंशनल तरीका है और एक क्वांट बेस्ड है इन्वेस्टिंग का, वो ट्रेडिंग का हो, इन्वेस्टिंग का हो, पोर्टफोलियो मेकिंग कुछ भी हो, दोनों में आपको लगता है कि क्वांट वाला ज़्यादा अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म दे सकता है? अभी मेरे को लगता है क्योंकि अभी जो क्वांट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मैनेजर्स फंड मैनेजर्स हैं वो उतना कॉम्पिटिटिव फील्ड नहीं है अभी। ओके, अभी क्राउड आउट नहीं हुआ है। अभी क्राउड आउट नहीं हुआ है, अभी मोस्टली नए लोग हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि अगले कुछ सालों, पाँच एक साल तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि एज है। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो बहुत अच्छे लोग हैं वही कर पा रहे हैं, बट अभी किसी भी बिजनेस में जहाँ कंपटीशन कम होता है वो edge वहाँ होता है। ईजी होता है थोड़ा सा। तो अभी मेरे को लगता है कि क्वांट उस फेज में है ये कि बहुत लोग बड़ी आ रहे हैं, learning बट दी आपने। मार्केट में एक फ्रेज चलता है, आपने सुना ही होगा, क्राउडेड ट्रेड से बचना है। जैसे ही ट्रेड क्राउडेड हुआ, रिटर्न कम हुआ। तो अभी क्वांट नया फील्ड है और उतना तो कंपटीशन नहीं है, कम्युनिटाइज नहीं हुआ बेसिकली, तो इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और जितना अच्छा सीखोगे आप ना, एआई का इस्तेमाल करो, आप डेटा क्रंचिंग सीखो, तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और बायस से आप बचोगे। दिल की तो भैया मार्केट में ना कभी कभार ही सुन ले, बीवी की सुन लो, मार्केट में दिल की मत सुनो। अब मुझे दो चीज़ें आप बताइए, एक आपका सबसे मज़ेदार इवेंट जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हुआ हो, और एक जहाँ पे आपको धोखा हो गया हो कि यार ये गड़बड़ हो गया, कैसे वो पता नहीं हमें, बताइए। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्वांट का, आईटीसी का। ठीक है, आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है ना, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ईयर ऑन ईयर बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा करती है। ठीक है, लेकिन बीच में एक पीरियड था 4-5 साल का जब आईटीसी का स्टॉक कहीं जाता ही नहीं था। कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए मार्केट में, ख़राब न्यूज़ आ जाए, वो 5, 10, 15 रुपए के बीच में ही रहता था मोस्टली। ठीक है, अब उस टाइम अगर आप कोई भी एक वैसे वैल्यू इन्वेस्टर हैं या डिस्क्रिशनरी नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, तो आपको लगेगा आईटीसी तो यार बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको मेरे को ख़रीद लेना चाहिए इस प्राइस पे अभी। ठीक है, लेकिन आपने उस प्राइस पे ख़रीदा, 2, 3, 4 साल वो मोस्टली वहीं रहा, कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, तो आपका वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। अब क्वांट में हमने क्या किया, हमारा जो मॉडल था है ना, उसमें हमने देखा कि हमने रफली जैसे मैंने आपको बताया कि था कि 75% वेटेज, जो ज़्यादा वेटेज है वो टेक्निकल्स को रहता है। टेक्निकल्स का मतलब मोस्टली प्राइस है कि प्राइस कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, और इवन दो फंडामेंटल्स अच्छे थे, मैंने उसे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम वेटेज टेक्निकल्स का है, टेक्निकल में उसे वेट कुछ नहीं मिला। तो 2, 3, 4 साल जब तक प्राइस वहीं रहा, वो हमारे मॉडल में सेलेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो प्राइस ब्रेकआउट हुआ, तब हमारे मॉडल्स ने उसे पिक कर लिया कि इसका तो टेक्निकल स्कोर भी अब अच्छा हो गया, फंडामेंटल हमेशा से अच्छा था, है ना। तब वो पिक हुआ और हमने वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस जो लोगों का हुआ 2-3 साल आईटीसी होल्ड करके विदाउट एनी रिटर्न्स, वो हमने बचा लिया। उस टाइम हमने और दूसरे स्टॉक्स में पिक किया। तो इस टाइप की चीज़ें हेल्प करती हैं। दूसरा फ्लिप साइड पे अदानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिश थे, है ना। फंडामेंटली जैसे भी हो, मे बी एवरेज थे या थोड़े से वीक थे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बट जितना उसमें मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रांग था। तो हमने उसमें भी पैसा बनाया क्योंकि हमारा फंडामेंटल में स्कोर उसका उतना स्ट्रांग नहीं था, बट हमारा वेटेज ही उसमें कम है। ठीक है, टेक्निकल्स में हाई वेटेज है, हमने उसे लिया, उसको जो भी जब तक मोमेंटम था उसको राइड किया, और जब मोमेंटम ख़त्म हुआ हमारा एग्जिट भी हो गया मंथ के एंड में। तो दैट वेज क्वांट बहुत ईज़िली आपको हेल्प करता है। ईज़िली वही है, रूल्स हैं, इतना ईजी नहीं है पैसे बनाना, बट इन रूल्स की वजह से रिलेटिवली आपको अपॉर्चुनिटीज़ स्पॉट करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से हम क्वांट को यूज़ करते हैं बेसिकली। और इस तरह से अगर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, थोड़ा सा रूल बना के बैक टेस्टिंग करके करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री। देखिए, क्वांट बेसिकली एक तरीका आपको बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में इमोशनल डिसीजंस जो इन्वेस्टिंग है उसको दूर करिए, ये आपको एक साइंटिफिक मेथड देता है। तो इसलिए क्वांट का इस्तेमाल करा जा सकता है और लोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वो एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। आपने आईटीसी बात की तो एक अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं शो को, कि जब मैं चैनल नौकरी करता तो हम लोग बहुत
आईटीसी को लेके मजाक करते थे कि यार ये तो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो एक सर्टेन लेवल में, इसमें याद नहीं कर पाऊँ 300 का था या कुछ था, जब पता नहीं किस लेवल का था जहाँ पे आप ब्रेकआउट बता रहे हो। एग्जैक्टली हाँ, कि मैंने कहा कि अगर ये आज इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। एंड लिटरली हम लोगों ने, मतलब मस्ती थी, मजाक थी वो, मैंने ऑन एयर लड्डू चढ़ाए थे कि भैया आईटीसी ने आज ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली है। नहीं, आपने ही नहीं, मेरे को लगता है बहुत लोगों ने लड्डू चढ़ाए आप होंगे। गूगल करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, वो पड़ा होगा कहीं। Yeah. हम लोग इतने मजाक करते थे कि आईटीसी यार क्या स्टॉक है, चलता ही नहीं है। तो वो याद आ गया मुझे, आपने आईटीसी का जिक्र किया। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपने सही कहा कि उस टाइम को आपने कहीं और इन्वेस्ट करके आईटीसी की बजाय पैसे बनाए, और फिर जब आईटीसी में आया तो लिया। दैट इज़ क्वांट इन्वेस्टिंग, कि आपको सही समय पर डिसीजन लेने में मदद करता है। इस बात से इमोशनल हो जाए कि तो बहुत महान कंपनी है, बने Exactly. रहेंगे, हाँ, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि 12% बनाना है कि 20% बनाना है, राइट? राइट। ये नेट सेल में है। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत सीखा होगा कि अपनी इन्वेस्टिंग को कैसे और साइंटिफिक बनाएं, कैसे उसमें से इमोशनल बायस ख़त्म करें, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को, चाहे आप इन्वेस्टर हों, ट्रेडर हों, म्यूचुअल फंड वाले हों, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कैसे भी कर रहे हों, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए स्पेसिफिक बहुत सारे प्रोडक्ट बने, जैसे गुल्लक, और इनका पोर्टफोलियो बना ही हुआ है पीएमएस का, और म्यूचुअल फंड आप शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो ये भी एक तरीके का प्रोडक्ट ऑलरेडी है, कई सारे म्यूचुअल फंड जो क्वांट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई गेस कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा शर्मा जी के नॉलेज से, और काफ़ी विस्तार में हम लोगों ने चीज़ों को डिटेलिंग में समझा, और वो हर ब्लंट क्वेश्चन मैंने पूछे जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं। आई गेस कि आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के डिसीजन में इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ये सब चीज़ें हमारे दर्शकों को समझाने थैंक यू के लिए। नीरज, थैंक्स अ लॉट। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और हमें इस पर कमेंट करके बताइए कि और क्या आपको अच्छा लगा और किस तरह की बातचीत की जा सकते हैं। शर्मा जी से हम दोबारा जुड़ सकते हैं, अगर आपके सवाल होंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।